हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है उस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट की। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने स्टडी की हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस क्या क्या होती हैं उसके बारे में हमने स्टडी की। आज की क्लास में हम ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। तो देखिए, बात 1820 से पहले की है। 1820 से पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म फिजिक्स में दो अलग अलग ब्रांच होती थी, और फिर 1820 में H.C. ओरस्टेड अपनी क्लास के अंदर एक लेक्चर दे रहे थे। उस लेक्चर के दौरान वो एक कॉपर वायर से करंट को फ्लो करवा रहे थे। कोइंसिडेंटली पास में ही एक कंपास नीडल रखी हुई थी। तो जैसे ही उन्होंने वायर से करंट को फ्लो करवाया तो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन देखने को उनको मिला। सडनली उनकी नज़र कंपास नीडल पे चली गई और उनको कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो इस चीज़ को देख के वो थोड़ा सरप्राइज्ड हुए, और सरप्राइज्ड होने के बाद में उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को फिर अच्छे से करके देखा और दोबारा से उन्होंने चेक किया कि किसी कंडक्टर वायर के अंदर अगर करंट फ्लो करवाते हैं और फिर कंपास निडल को उसके पास में जब वो लेके गए तो उन्होंने देखा कि उसके कंपास निडल जो है वो वहाँ अपनी डायरेक्शन जो है वो उसमें डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। तो इस चीज़ के लिए फिर एक ब्रांच बनी। कौन सी ब्रांच बनी? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, जो अलग अलग ब्रांच हुआ करती थी फिजिक्स में, उन दोनों को मिला के एक ब्रांच बना दी गई और उस ब्रांच का नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, देखिए, एक एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया, उस एक्सपेरिमेंट को मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए कैसे किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट। जैसे एक कॉपर वायर लिया, इस तरीके से एक कॉपर वायर है हमारे पास। इस कॉपर वायर के अंदर उन्होंने करंट फ्लो करवाया। मान लीजिए करंट की डायरेक्शन ये है, और फिर इसके पास में वो एक कंपास निडल को लेके आए। इस तरीके से एक कंपास निडल को लेके आए पास में, ऐसे। ये कोई कंपास निडल थी, इस तरीके से कोई कंपास निडल थी, और ये कंपास निडल जो है जैसे ही इसमें करंट फ्लो होता है तो ये डिफ्लेक्ट हो गई। मतलब ये डायरेक्शन थी उसकी पैरेलल थी, वो किसके? वायर की डायरेक्शन के या करंट की डायरेक्शन के पैरेलल थी। जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो उसकी डायरेक्शन हो गई ये वाली, ऐसे हो गई वो, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, इस कंपास निडल को इसके ऊपर लटका के देखा, उल्टा। पहले जो डायरेक्शन थी उसका उल्टा लटका के देखा, तो अब की बार भी उसके अंदर डिफ्लेक्शन आया, लेकिन डिफ्लेक्शन अब की बार दूसरी डायरेक्शन में आया। ये चीज उनको देखने को मिली। अब इस चीज से एक रिजल्ट निकल के आया, और वो रिजल्ट क्या था वो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, दो अलग अलग ब्रांच जो फिजिक्स की हुआ करती थी, उन दोनों ब्रांचेज को मिला के एक ब्रांच बना दी गई जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, आगे चलते हैं हम लोग इसी टॉपिक में। इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद हमें देखने को मिला कि जितने भी होम अप्लायंसेज हैं जो इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से ऑपरेट होते हैं, वो सारे के सारे होम अप्लायंस इसी प्रिंसिपल, इसी ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट के जो प्रिंसिपल है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले टॉपिक के अंदर एक कंक्लूजन निकल के आया, और वो कंक्लूजन ये था कि हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट्स को, या मैग्नेटिक जो इक्विपमेंट्स हैं, या मैग्नेटिक जो मटेरियल है जिसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम रोटेट और मूव करवा सकते हैं। और रोटेट और मूव करवा सकते हैं तो उसी के बेस पे बहुत सारी डिवाइसेस बनी। जैसे फैन है, फैन में जो मोटर लगी हुई है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे ही काम करती है। और जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन की मोटर, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर जिन जिन अप्लायंसेज में लगी हुई हैं वो सारे अप्लायंसेज इसी प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ।
ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद में बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग रिसर्च किए, मतलब इसके पीछे ही पड़ गए और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई। रिसर्च होने के बाद देखा गया, क्या देखा गया, देखिए उन्होंने क्या किया, जैसे ओरस्टेड ने एक वायर लिया ऐसे, इस वायर को उन्होंने एक कार्डबोर्ड के अंदर से ऐसे कार्डबोर्ड के अंदर से निकाल दिया ऐसे, ये कोई कार्डबोर्ड है इसके अंदर से ऐसे निकाल दिया, ये लीजिए ये वायर है आपका, ठीक है, ये वायर है, इसको कार्डबोर्ड के अंदर से निकाल दिया और कार्डबोर्ड के अंदर से निकालने के बाद इसमें करंट फ्लो करवाया गया इस तरीके से, ये लीजिए इस तरीके से इसमें करंट फ्लो करवाया गया और फिर इस कार्डबोर्ड के ऊपर अलग अलग जगह पे कंपास नीडल को रखा गया। तो जैसे ही कंपास नीडल को रखा गया तो कंपास नीडल के नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन है उसको इंडिकेट किया गया, तो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन इस तरीके से देखने को मिली, इस तरीके से हमें देखने को मिली। किसको देखने को मिली इस तरीके से? ओरस्टेड के जो एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिसर्च हुई उनको देखने को मिली। तो उससे हमें, जैसे हमने लास्ट जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक्टिविटी की थी, उसमें मैंने बताया था कि कार्डबोर्ड के ऊपर अगर आप लोहे का बुरादा डालते हैं तो उसमें एक मैग्नेट को रखते हैं तो वो इस तरीके से चारों तरफ, एक हमने मैग्नेट रखी थी, कौन सी मैग्नेट? बार मैग्नेट, तो उसके चारों तरफ इस तरीके से फील्ड लाइंस की एक शेप बनती है। इन सब को मिलाया तो इस तरीके से हमारे पास में एक शेप बन गई। फिर इसके अंदर की साइड में भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है और ऐसे भी बन सकती है, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन थी, किसकी? इस कंपास निडल की जो डायरेक्शन हमें मिली वो डायरेक्शन कुछ इस तरह थी। सॉरी, ये थोड़े एरो के सिंबल थोड़े उल्टे लगा दिए मैंने। इस तरह थी वो डायरेक्शन, इस तरीके से ऐसे थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से थी सभी में, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं हम, ऐसे ऐसे थी डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये जो वायर था जिसके अंदर से करंट को फ्लो करवाया गया था इस तरीके से, इस वायर के पास में जब कंपास नीडल को लेके आए हम लोग, इस पोजीशन पे लेके आए ऐसे, तो उसका डिफ्लेक्शन चेक किया गया, उसका डिफ्लेक्शन चेक किया गया और फिर इसको थोड़ा और पास में लेके आए हम तो डिफ्लेक्शन चेक किया गया। दोनों का डिफ्लेक्शन अलग अलग था। जैसे ही हम इसको पास में लेके आए हैं तो पास में लाने से डिफ्लेक्शन की जो इंटेंसिटी है, डिफ्लेक्शन की जो रेट है वो बढ़ गई, मतलब ये तेजी से मूवमेंट करने लग गया, एक केस। दूसरे केस में देखा गया कि जैसे ही इसमें से फ्लो होने वाले करंट के मैग्नीट्यूड आई को अगर इंक्रीज करवाया जाता है तो उस केस में भी ये जो कंपास नीडल है इसके डिफ्लेक्शन की रेट इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं, इन सारे एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन्स निकले और उन कंक्लूजन्स को हम यहाँ पे नोट करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इस चीज़ का मतलब, इस एक्सपेरिमेंट का मतलब ये निकला कि जैसे ही किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर से करंट को फ्लो करवाया जाता है तो उसके सराउंडिंग में क्या है, उसके सराउंडिंग में, जैसे ये देखिए आप, उसके सराउंडिंग में क्या बनती है, उसके सराउंडिंग में एक फील्ड बनती है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। इस तरीके से फील्ड बनती है, ऐसे फील्ड बनती है, ठीक है। और इस फील्ड के एरिया में, ये जो फील्ड बनी है, इस फील्ड के अंदर जैसे जैसे हम इसको लेके जाएंगे वैसे वैसे इसकी डिफ्लेक्शन रेट बढ़ती जाएगी और जैसे ही हम इसको दूर लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन रेट जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। अब करंट को जितना ज़्यादा इसके अंदर से पास करवाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पहले 1 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, जैसे जैसे करंट इंक्रीज होता है वैसे वैसे ये जो फील्ड है इसकी इंटेंसिटी, इसका मैग्नीट्यूड वो इंक्रीज होता है और इंक्रीज होने से डिफ्लेक्शन रेट इंक्रीज होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो हैं, ये जो सर्कल बने हैं ये फील्ड लाइन के सर्कल हैं। अब देखिए वायर के जस्ट पास में ये जो सर्कल हैं ये बिल्कुल पास पास हैं, क्राउडेड हैं, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं इनकी जो क्राउडेड, इनकी जो मतलब स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती जा रही है और स्ट्रेंथ डिक्रीज होने का मतलब है इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। ये कंक्लूजन हमें मिले यहाँ पे देखने को। तो इन कंक्लूजन्स को कैसे समझेंगे और कैसे इनको राइट करेंगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ मैं राइट भी करूंगा, आप लोग भी साथ साथ इसको राइट करते जाइए। यस एवरीबॉडी। तो
जो एक्सपेरिमेंट ओरस्टेड ने किया उस एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन्स निकले, जो अदर जो साइंटिस्ट वगैरह जो मिलके जिन लोगों ने रिसर्च की उससे कुछ कंक्लूजन निकले, और वो कंक्लूजन मैंने आपको अभी समझाए, उनको हम नोट कर रहे हैं, तो आप भी साथ साथ में नोट कीजिएगा। देखिए नंबर 1 पॉइंट में क्या आएगा? द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट कर दिया, फील्ड B एट ए पॉइंट इंक्रीजेज with increase of the magnitude of current, magnitude of current flowing through the wire, and vice versa, इसका उल्टा। ठीक है, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब B मैग्नेटिक फील्ड है और I करंट है, तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये एक कंक्लूजन निकला नंबर 1 पॉइंट। मतलब जितना ज्यादा करंट का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनेगी उस कंडक्टर के चारों तरफ। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट में द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड B decreases on increasing, क्या बढ़ानी है? डिस्टेंस। मैंने बताया आपको डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या? वो वाला पॉइंट जहां पे हमने कंपास नीडल को रखा उसको ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोलेंगे, या ऑब्जर्वेशन प्लेस भी बोल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द वायर, मान लीजिए वो डिस्टेंस R है, तो क्या लिख देंगे उसको? B इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। इक्वेशन सेकंड बन गई। ठीक है, अब दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, देन वी गेट क्या मिला आपको? B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अपॉन R, ये इक्वेशन आपको मिली, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए अगर इसकी यूनिट निकालें, किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की, तो I एम्पियर, R डिस्टेंस मीटर में, तो कैसे बनेगा? और ये एक फोर्स को डिनोट करता है, यहाँ पे कांस्टेंट भी लगेगा। फर्दर जो हायर क्लासेज हैं उसमें आप इसके बारे में काफ़ी बड़ा डिस्क्रिप्शन देखेंगे, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बनी? B की क्या लिख देंगे आप? टेस्ला किस T से, कैपिटल T से डिनोट करते हैं। ठीक है, टेस्ला जो है वो निकोल टेस्ला एक साइंटिस्ट थे जिनके रेस्पेक्ट में ये यूनिट बनाई गई है। ठीक है, जिन्होंने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में दुनिया को बताया था। अब देखिए उसके बाद
इसको अगर हम डिफाइन करें तो टेस्ला जो है वो काफ़ी बड़ी यूनिट होती है। अब इसको छोटी यूनिट मतलब इसकी CGS यूनिट भी होती है जिसको गाउस बोलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ 1 टेस्ला किसके इक्विवेलेंट होगा। 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन अपॉन 1 एम्पियर इंटू 1 मीटर, इसके बराबर होगा, जिसको आप लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, और आप इसको लिख सकते हैं इस पूरी चीज को वेबर WB, वेबर को WB से लिखते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी इसकी यूनिट होती है। अब टेस्ला जो बड़ी यूनिट है तो इसको छोटी यूनिट बनाते हैं। 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर 4 गाउस। गाउस भी एक साइंटिस्ट थे, आप 12th क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में। ये CGS यूनिट है। किसकी यूनिट है ये? CGS यूनिट। ये हमें कंक्लूजन यहाँ से मिले हैं। एक और कंक्लूजन मिला है, उस कंक्लूजन से हमें ये पता चलता है कि करंट की डायरेक्शन बदलने से फील्ड की डायरेक्शन भी बदलती है। वो कंक्लूजन भी हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले इनको नोट कर लीजिए आप, उसके बाद में उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो एक और कंक्लूजन था, वो कौन सा था? जिसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं? राइट हैंड थंब रूल। कैसे? देखो मैं बताता हूं आपको। ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा थंब है। ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा थंब है। अगर करंट की डायरेक्शन अंगूठे की डायरेक्शन में हो, अगर करंट ऐसे जा रहा हो अंगूठे की डायरेक्शन में, तो उस कंडक्टर के चारों तरफ बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है उनकी डायरेक्शन होगी कर्ल ऑफ फिंगर्स। कर्ल ऑफ फिंगर्स। जैसे करंट की डायरेक्शन अब आपकी तरफ है, मेरा अंगूठा आपकी तरफ है, तो करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? ये मेरी उंगली मुड़ी हुई है ना, ऐसे ऐसे होगी। देखिए ऐसे, जैसे ये मार्कर है, इसकी निब जो है वो करंट की डायरेक्शन को डिनोट करती है, और मैं इसको पकड़ रहा हूँ तो मेरी उंगलियों की जो डायरेक्शन है, देखिए मैं कैसे पकड़ रहा हूँ इसको, मेरी उंगलियों की जो डायरेक्शन है ये लीजिए इस तरीके से, ये क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब अगर करंट नीचे की तरफ हो, ये लीजिए ऐसे ऐसे हो, तो इसको ऐसे पकड़िए। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? ये वाली, ऐसे, ये देखिए ऐसे, करंट की डायरेक्शन नीचे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये ऐसे, ये वाली हो गई, ठीक है। तो ये भी एक कंक्लूजन हमें मिला। कैसे? देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था इसके बारे में भी, अभी बताता हूं, 1 मिनट। हाँ जी, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताया कि हमारे पास एक कार्डबोर्ड है। इस तरीके से हमने एक कार्डबोर्ड लिया, ये लीजिए, ठीक है, और इसमें से एक कंडक्टर वायर को हमने पास करवा दिया, और फिर इसमें से इस तरीके से हमने करंट को फ्लो करवाया, ठीक है। इस तरीके से हमने इस करंट को फ्लो करवाया और इसके ऊपर हमने बुरादा छिड़क दिया। किसका? लोहे का, आयरन का बुरादा यहाँ पे हमने छिड़क दिया। तो फिर इसको हल्के हल्के से जेंटली इसको क्या करेंगे? टैप करेंगे, तो बुरादा जो है वो चारों तरफ इस तरीके से फैल जाता है, इसके इस तरीके से ऐसे फैल जाता है, ठीक है। और एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल की तरह हमें कुछ लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। वो जो फैला है उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? वो जो हमें डिज़ाइन नज़र आ रही है उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बना सकते हैं, और वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स इस तरीके से होंगे। और ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स जो हैं ये किस चीज़ को डिनोट करेंगे? ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स के ऊपर अगर हम मैग्नेटिक नीडल को रखें तो उस मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन है नॉर्थ पोल का, वो इस तरीके से होगा। देखिए ऐसे करंट जा रहा है तो ये होगा उसका डिफ्लेक्शन, ऐसे दिखाई देगा वो हमें, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। ये डायरेक्शन हमें देखने को
मिलेगी यहाँ पे, अलग अलग पॉइंट के ऊपर हमने कंपास निडल को इसके ऊपर रखा। तो अब देखिए इसी से एक रूल बना जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं? राइट हैंड थंब रूल। अब देखिए करंट की डायरेक्शन ये है, ये देखिए इस तरीके से, जैसा ये वायर इसमें बनाया हमने डायग्राम में, ऐसा ही करंट की डायरेक्शन है। हमने इस मार्कर को ऐसे रखा और फिर जो फिंगर है मेरी, अंगूठा इसके रिस्पेक्ट में रखा करंट की डायरेक्शन के, फिंगर जो है वो इसके चारों तरफ ऐसे घूम के आ रही हैं, देखिए ऐसे घूम के आ रही हैं, तो ये बन गया। ठीक, अब इसको उल्टा कर दें हम लोग, ये लीजिए, इसमें डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसमें मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, और करंट कैसे है? अपवार्ड डायरेक्शन में, अपवार्ड, अपवार्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दिया हमने। मान लेते हैं कि हमने इस तरीके से करंट को ऊपर से नीचे की तरफ, ये कार्डबोर्ड है आपका, ऊपर से नीचे की तरफ हमने करंट को शो किया यहाँ पे, ये लीजिए इस तरीके से। तो अब की बार जो इसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, और उनकी जो डायरेक्शन है उसको कंपास निडल से अगर हम देखेंगे तो वो डायरेक्शन अब की बार इस डायरेक्शन की जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, कैसी हो जाएगी? क्लॉकवाइज। अब की बार इस तरीके से हमें डायरेक्शन मिलेगी निडल, कंपास निडल के नॉर्थ पोल की, इस तरीके से, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगी, ऐसे ऐसे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें देखने को मिलेगी। अब की बार फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये आपका डाउनवार्ड है करंट, अब की बार डाउनवार्ड, डाउनवार्ड डायरेक्शन में है, मतलब इस तरीके से नीचे, ये देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, निब ऑफ द मार्कर ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, फिर इसके ऊपर मैंने अंगूठा लगाया मार्कर की निब की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन हो गई। अब कर्ल फिंगर को घुमा रहा हूँ ऐसे, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या डायरेक्शन हो गई है? मैग्नेटिक फील्ड की। और ऐसे कर देंगे तो ये बन गई, यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था। तो ये स्टेटमेंट और मिला हमें उसी एक्सपेरिमेंट से। तो अब हम इसको राइट कैसे करेंगे? देखो मैं आपको बताता हूँ। हम इसको लिखेंगे राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल, और इसको लिखेंगे हम लोग जैसे हमने माना इफ वी इमेजिन, इमेजिन जैसे मैंने बोला था वैसा ही लिख रहा हूं, इमेजिन टू होल्ड ए करंट, टू होल्ड ए करंट कैरिंग, करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर इन आवर हैंड, इन आवर हैंड, राइट हैंड, इन आवर, यहां पे लिख देता हूं राइट, राइट हैंड की बात कर रहे हैं, राइट हैंड विद आवर थंब, with our thumb straight, straight pointing, straight pointing किसको pointing करेगा? in the direction, in the direction of current, direction of current को point करेगा, direction of current, the direction of the curl finger, curl fingers, curl fingers represents, represents the direction, direction of magnetic field, magnetic field। ये बन गया आपका राइट हैंड थंब रूल। इस तरीके से ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट साबित हुआ। ठीक है, अब आगे की क्लास में हम इसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी।